नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ प्रदर्शी और आप सभी का जो है एनसेम्बल आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार वार्म वेलकम करता हूं, फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के जरिए उपस्थित हैं 16 जून 2024 को जो यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है सिविल सर्विस का, उसके क्वेश्चन के साथ आज उपस्थित हैं। और आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक जो जीएस पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन होता है उसको एनालिसिस करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ उसके आंसर को भी देखेंगे, ब्रीफली डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ करने से पहले जो है एक बार जो इस बार के एक्सपेक्टेड कटअप को जो हम एनालाइज कर लेते हैं कि क्या कुछ एक्सपेक्टेड कटअप इस वर्ष हो सकता है और प्रीवियस ईयर में कैसा कटअप रहा था। तो अगर हम दोस्तों सबसे पहले अगर हम पूरे ये 100 क्वेश्चंस में जो है सब्जेक्ट वाइज अगर क्वेश्चंस की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हिस्ट्री से इस बार जो है करीब 8 प्रश्न जो है पूछे गए हैं। ज्योग्राफी से इस बार प्रश्नों की संख्या जो है 18 है। पॉलिटी से पूछे गए प्रश्नों की संख्या भी 18 है। इकोनॉमिक्स से कुल 14 प्रश्न है। साइंस से कुल 10 प्रश्न है। इन्वायरमेंट वाले सेक्शन से 13 प्रश्न है, 13 है। और करेंट अफेयर्स कुल 19 के आसपास हैं। तो कुल मिलाकर ये 100 प्रश्न जो है आप दिख रहा है, ये आंकड़ा है इस बार के प्रश्नों का। इस बार की प्रश्न की जो एक महत्वपूर्ण फीचर्स है, यदि हम कंपेयर कर प्रीवियस ईयर यानी 2023 के प्रश्नों से इसकी हम तुलना करके देखें तो इस वर्ष का प्रश्न जो है कुछ खास पेपर के जो प्रश्न है वो फैक्चुअल ज़्यादा हैं, कंसेप्चुअल कम है। इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं कर सकते हैं अगर हम प्रीवियस ईयर से हम कंपेयर कर देखें कंपेरेटिवली देन प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो इस बार का क्वेश्चन जो है थोड़ा आसान कर सकते हैं पिछले वर्ष की तुलना में। कहाँ आसान दिख रहा है तो हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है आपको वो फैक्चुअल से मिल रहा है तो ये आसान सेक्शन हो जा रहा है। पॉलिटी का क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है तो ये भी आसान सेक्शन हो जा रहा है। ज्योग्राफी में भी कुछ एक प्रश्न इस तरीके के हैं तो ये भी आसान सेक्शन हो जा रहा है। और साथ ही साथ करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी जो है आसान हो जा रहे हैं। इस बार जो टफ सेक्शन है वो आपका इकोनॉमिक्स और साइंस का है, जहाँ से 14 और कुल 10 यानी कि 24 प्रश्न जो है पूछे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्वायरमेंट से 13 प्रश्न पूछेंगे। इसके प्रश्न को भी आप मान सकते हैं, इसमें मॉडरेट और टफ दोनों तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अगर हम आसान प्रश्नों को इकट्ठा कर लें तो 18 18 36 होता है और 36 में अगर आप 8 जोड़ दें तो 44 प्रश्न उधर हो गया और साथ ही साथ करीब करीब 19 प्रश्न इधर हो गया। तो कुल 63 प्रश्न यानी कि 63 प्रश्न ऐसे हैं जिसे आप कह सकते हैं कि इसका स्टैंडर्ड जो है वो मॉडरेट है, यानी इसे बच्चे आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर आपने अच्छे से मेहनत किया होगा तो इन प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं। और इसके अलावा जो रेस्ट प्रश्न बढ़ जाते हैं जो कि करीब करीब जो है आपका 37 के आसपास प्रश्न है, तो ये 37 प्रश्न का स्टैंडर्ड जो है वो ज़्यादा टफ था, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी इसमें। इसे करने में बच्चों को ज़्यादा समस्याएं पेश आई होगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये रह गया क्वेश्चंस का एनालिसिस, सब्जेक्ट वाइज किस तरह से क्वेश्चन जो इस वर्ष जो है वो पूछा गया है। अगर हम इसके आगे चले तो इस बार एक्सपेक्टेड कटअप की अगर बात करें तो उससे पहले आप समझ लीजिए कि इस बार टोटल वैकेंसी जो है वो 1056 है, 1056 है। जबकि पिछले बार जो है यही वैकेंसी की संख्या जो थी वो 1105 थी जब हम 2023 की बात करते हैं। यानी कि वैकेंसीज की संख्या इस बार जो है वो करीब करीब कितनी घट गई, अगर आप माइनस कर देंगे तो करीब करीब 51 जो है वैकेंसी, 49 वैकेंसी जो इस बार जो है वो कम हो गई। क्वेश्चन के स्टैंडर्ड की बात कर लेंगे तो मैंने बताया कि 63 क्वेश्चन जो है इसको हम मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, तो मॉडरेट है स्टैंडर्ड। और अपेयरिंग स्टूडेंट की बात करें तो मोर देन 13 लाख स्टूडेंट्स, ठीक है, अपेयर हो चुके हैं इस एग्ज़ाम में। तो स्टूडेंट की संख्या काफ़ी भारी है, बहुत ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स इसमें अपेयर हुए हैं और हर वर्ष इनकी तादाद बढ़ी रही है। तो अब इसके आधार पर अगर इन फैक्टर्स के आधार पर अगर हम कटअप की हम बात कर ले तो ऑब्वियसली है कि पिछले वर्ष जो कटअप आपने देखा था 2023 में जो 75 गए थे जनरल का और उसके हिसाब से सारे कैटेगरी का जो कटअप डिसाइड हुआ था, तो इस वर्ष उस तरीके का कटअप आपको देखने को नहीं मिल सकता है। और यदि ऐसा हो तो इसमें स्टैंडिंग सिचुएशन नहीं है, यानी इसमें अचंभित होने वाली कोई भी बात नहीं, इसमें स्टैंड नहीं होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन का जो लेवल है, जो नंबर ऑफ वैकेंसी है और जो अपेयरिंग स्टूडेंट्स है उसके हिसाब से इस बार कटअप के बढ़ जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इस बार कटअप ऑब्वियसली आपको बढ़ा हुआ दिख सकता है। तो जनरल का कटअप इस बार जो है 90 से 95 के बीच में बन सकता है, यानी प्रीवियस ईयर की अगर तुलना करें हम तो 15 क्वेश्चन जो है इस बार आपको ज़्यादा करना पड़ सकता है, थोड़ा मेहनत इस बार ज़्यादा करना पड़ सकता है। और करना भी आसान है क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा आसान है, तो आप कर सकते हैं और आपने किया भी होगा। ठीक उसी तरीके से EWS का जो है 85 से 90 के बीच में देख सकते हैं आप, और OBC का जो है 88 से 93 के बीच में जा सकता है।
SC का जो है 75 से 80 के बीच में देखने को मिल सकता है, ST का जो है 70 से 75 के बीच में, और PW1 का जो है 55 से लेकर 60 के बीच में, PW2 का 60 से 65 के बीच में, और PW3 का 45 से 50 के बीच में, और PW5 का जो है 40 से लेकर 45 के बीच में। इस तरीके से एक्सपेक्टेड कटअप इस बार जो आपको देखने को मिलेगा, इस बार ऐसा कटअप बन सकता है। और इसके पीछे क्या रीज़न है ये मैंने बता ही दिया है। इस बार कटअप जो है बढ़ने की संभावना है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कम है, अपेयरिंग स्टूडेंट की बड़ी मात्रा में तादाद है, और साथ ही साथ क्वेश्चन का जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि क्वेश्चन का लेवल इस बार मॉडरेट है यदि कंपेयर करें कंपेरेटिवली देन प्रीवियस 1 ईयर, यानी 23 की हम बात करें तो उसकी तुलना में थोड़ा मॉडरेट है। तो इसका प्रभाव कटअप पर देखने को मिलेगा। तो एक्सपेक्टेड है कि 15 से क्वेश्चन जो इस बार आपको ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। जो आपने 75 किया था, इस बार 90-95 भी जाना पड़ सकता है। तो ये हो गए एक्सपेक्टेड कटअप। ऑब्वियसली है कि आप सभी लोगों ने जिन्होंने भी एग्ज़ाम में जो अपेयर हुए होंगे, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उन सारे ने चीज़ों को मिला लिया होगा। और 16 जून को भी इंसेंबल IAS की ओर से जो है ये चीज़ें डाल दी गई थी। जो आंसर था प्रत्येक सेट्स का, वो आंसर जो है डाल दिया गया था। आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक जो है सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और उसे ब्रीफली डिस्कस करेंगे, आपके सामने ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ये भी चर्चा करते चलेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको जो आसान दिख रहा है और कहाँ पर क्वेश्चन जो है थोड़ा टफ है, स्टैंडर्ड जो है इसका काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। आपके स्क्रीन पर जो है एक और क्वेश्चन दिख रहा है। सबसे पहले हम ये सेट बी है, जिनके पास सेट बी होगा वो इस तरीके के किसी पैटर्न में क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये सेट बी का क्वेश्चन है, ठीक है, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो चलिए हम एक एक कर क्वेश्चन को लेते हैं और आपके सामने इसे हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आप देख ही रहे होंगे कि किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रजनन दर की बात कर रहा है, टोटल फर्टिलिटी रेट्स की बात कर रहा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन आसान प्रकृति का क्वेश्चन है, इसे हम मॉडरेट क्वेश्चन कह सकते हैं। क्योंकि कुल प्रजनन दर की बात कर रहा है, टोटल फर्टिलिटी रेट की बात कर रहा है, जो भारत में अभी जो है 2.01 के आसपास है। भारत में कितना है, तो अभी 2.01% है। यही हमारा जो है TFR रेट है, 2.01% के हिसाब से जो हमारा TFR रेट जो है अभी वर्तमान में है, जो 2022 का जो है आंकड़ा कह रहा है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट का क्या मतलब होता है, ऑब्वियसली है कि टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब पहला ऑप्शन दे रखा गया है कि एक वर्ष में जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्ति पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, किसी दी गई जनसंख्या में एक दंपति के जीवन काल में उनसे जन्मे बच्चों की संख्या। ऑप्शन सी है जन्म दर घटाकर मृत्यु दर, और ऑप्शन डी है एक महिला की गर्भधारण आयु के अंत तक उनसे जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या। यहाँ मैं एक चीज़ दोस्तों आपको बता देता हूँ कि मैं चारों ऑप्शंस आपके सामने रीड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर ऐसा करूँगा तो बहुत ज़्यादा समय आपका लग जाएगा, और मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो शॉर्ट हो और वीडियो बेहतर हो। इसलिए मैं डायरेक्टली जो है क्वेश्चन के बाद डायरेक्टली उस आंसर पर ही आऊँगा जो इसका राइट आंसर है, और उसमें ही जो हम लोग ब्रीफली डिस्कस कर फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो सीधे मैं प्रश्न के बाद डायरेक्ट आंसर पर आता हूँ। तो कुल प्रजनन दर की यहाँ बात की जा रही थी, टोटल TFR रेट की बात की जा रही थी, जो इंडिया में जो है मैंने बताया आपको कि 2.01 है 2022 के डाटा के अकॉर्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एक महिला की गर्भधारण आयु जो चाइल्ड बेयरिंग एज होता है उसके अंत तक उनसे जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या को हम TFR में जोड़ते हैं। इसका मतलब है जो चाइल्ड बेयरिंग एज होता है, इसका मतलब 15 से लेकर 49 आयु वर्ग की महिलाओं से होता है। यानी भारत की प्रत्येक 15 से लेकर 49 आयु वर्ग की महिलाएं जो बच्चा जन्म सकती है, बच्चे का जो है बच्चे को जन्म दे सकती है, उनके द्वारा कितने जीवित बच्चे को जन्म दिया गया है उसकी औसत संख्या को ही हम TFR में काउंट करते हैं, कुल प्रजनन दर के अंदर काउंट करते हैं, जो कि 2.01 है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सीधे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 करें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है वो देखना है। ऑप्शंस आपका जो स्टेटमेंट्स है वो पहला जो है वो ये है कि भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, जिसको NBFC कंपनियां भी कहते हैं, नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनियां जो कहते हैं, वो भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन
सुविधा विंडो का लाभ, यानी LAF लिक्विडिटी फैसिलिटेशन जो होता है उसकी सुविधा विंडो का लाभ उठा सकती है, ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों के धारक बन सकते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत में जो शेयर बाजार है यानी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऋणों के लिए पृथक व्यापारिक मंच, एक अलग से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली अब आंसर पर आता हूँ। तो पहला जो आपका स्टेटमेंट्स दिया गया है ये स्टेटमेंट्स गलत है। भारत में जो NBFC कंपनियां होती है वो रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन सुविधा का लाभ नहीं उठा सकती है। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है और तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। भारत में जो विदेशी संस्थागत निवेशक होते हैं जिसे FII कर रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, वो सरकारी सिक्योरिटी जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भारत में जो शेयर बाजार है जो स्टॉक एक्सचेंज की जो बात करते हैं वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इसे प्रदान करता है और वो भी अलग। ऐसा जो सुविधा अभी NSE के पास है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास ये सुविधा है। NSE ने अलग से जो है एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन्हें उपलब्ध करवाया है। जबकि दो अन्य जो BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, और MCX SX की बात करें, यानी कि BSE की बात करें और MCX SX की बात करें, तो इन दोनों के पास अभी ये सुविधा नहीं है क्योंकि इसे सेबी से क्लियरेंस नहीं मिला है। ठीक है, बहुत आर वेटिंग फॉर सेबी क्लियरेंस। सेबी के क्लियरेंस मिलने के बाद इनके द्वारा भी ये अलग से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो फिलहाल NSE के पास जो ये सुविधा है। तो इसका मतलब है ऑप्शन दो, स्टेटमेंट 2 और 3 सही था, तो आप इसे चूज कर सकते हैं स्टेटमेंट 2 और 3, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर हम 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे होंगे बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 3 था कि भारत में निम्नलिखित में कौन कॉर्पोरेट बॉन्डों और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी व्यापार कर सकते हैं और सरकारी प्रतिभूतियों यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी तब बेची जाती है जब सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है अपना वेलफेयर प्रोग्राम को रन करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के लिए, किसी योजना परियोजना में खर्च करने के लिए। तो सरकार अपनी सिक्योरिटी यानी इक्विटी के रूप में, शेयर के रूप में या अलग अलग चीज़ों के रूप में, IPO के रूप में जारी करती है। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। ठीक है, ठीक इसी तरह से कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग होते हैं वो बॉन्ड जारी करते हैं ताकि जो है पैसा का जो है मार्केट से उगाही कर सके और अपनी जो योजना परियोजना जो है जो चला रहे हैं उनको जो है वो करवा सकें, उनको लागू कर सकें। तो कहता है कि कौन कौन इसमें व्यापार कर सकता है। तो व्यापार करने के लिए बीमा कंपनी है, दूसरा पेंशन निधि और तीसरा खुदरा निवेशक, और तीनों के तीनों इसमें व्यापार कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तीनों का तीनों जो है इसमें व्यापार करने में सक्षम है, चाहे खुदरा निवेशक हो, पेंशन निधि हो या फिर बीमा कंपनी हो। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि इस पर विचार करना है। क्या विचार करना है? तो एक दे रखा गया है, पहले में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF, दूसरा में मोटर वाहन, तीसरे में दिया गया है मुद्रा की अदला बदली यानी स्वैपिंग। उपयुक्त में से किसे ये किन्हें वित्तीय लिखित इंस्ट्रूमेंट माना जाता है? ठीक है, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो पहला ETF को मान सकते हैं और दूसरा जो है करेंसी स्वैपिंग को मान सकते हैं। ये मोटर वाहन का इससे कोई लेना देना नहीं है, यानी कि पहला और तीसरा जो है जिसमें होगा वो राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1 और 3। ठीक है, ये राइट आंसर है। तो अब अगर ETF की बात करें वित्तीय लिखित जिसको फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, तो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का सिंपल सा अर्थ होता है कि कोई भी ऐसा एसेट्स, ठीक है, कोई भी ऐसी संपत्ति जिसको आप फिजिकल फॉर्म में जो है कैश कर सकते हैं, जिसमें लेन देन कर सकते हैं, जिसको क्रय कर सकते हैं, यानी कि आप जो है उसको खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर सेल कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। तो ऐसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, जैसे मान लीजिए कि कोई शेयर हो, कोई इक्विटी हो, कोई IPO हो, कोई बॉन्ड हो, इस तरीके का चीज़ जो है वो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। तो मोटर वाहन ये नहीं होगा, बाद बाकी एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड हो सकता है और मुद्रा तो ऑलरेडी कैश है तो ये हो सकता है। तो ये दोनों जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं अभी क्वेश्चन का एक ही हिस्सा ले रहा हूँ, हिंदी वाला, जहाँ ज़रूरत होगी मैं इंग्लिश वाला भी लूँगा। और आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे हिंदी इंग्लिश में कि इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होते हैं जो इंग्लिश में लिखे हुए हैं UPSC उसे ही सही मानती है, क्योंकि हिंदी में जो है ट्रांसलेशन में कुछ त्रुटियां भी हो सकती है और हिंदी का प्रश्न समझने में भी कठिन होता है। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं
उनको भी मैं यही सजेशन दूंगा कि अगर इंग्लिश उनकी थोड़ी ठीक है, वो समझ पाते हैं, तो इंग्लिश क्वेश्चन को ही प्रीफर करें, इंग्लिश क्वेश्चन को ही पढ़ें, उनके ऑप्शन को पढ़ें और समझ कर उससे आंसर दें। आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और आप एक्यूरेसी ज़्यादा मेंटेन कर पाएंगे। नहीं तो कई बार हिंदी में जो अनुवाद होता है उसमें आप उलझ कर रह जाएंगे और जानते हुए भी क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। तो हम सब ध्यान रखेंगे कि इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ही आप मेन क्वेश्चन मानेंगे और जब भी कोई कन्फ्यूजन हो तो तुरंत से इंग्लिश वाले क्वेश्चन को आप देखेंगे। और यदि आप इंग्लिश क्वेश्चन के आधार पर इसे सॉल्व कर सकते हैं तो आपके लिए और भी बेनिफिशियल है, तो आप वही करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। 4 दिख रहे हैं आपको, आर्थिक गतिविधियां और दूसरी ओर सेक्टर है। उपयुक्त में से कौन जो है करा कितने सही सुमेलित हैं? तो सही सुमेलित की हम बात कर लेते हैं। पहला है कृषि उत्पाद का भंडारण। तो जाहिर है कि कृषि उत्पाद की अगर बात करेंगे भंडारण का, तो प्राइमरी सेक्टर है, तो ये तो गलत हो गया। डेयरी फार्म को प्राथमिक में रखा है, बिल्कुल चलिए इसको सही मान लेते हैं हम लोग, सही है। खनिज की खोज को हम लोग तृतीयक में रखते हैं, जबकि ये जो है ये भी गलत हो गया, ये सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। और कपड़ा की बुनाई जो है इसे रखते हैं हम लोग, ठीक है। कपड़ा की बुनाई की बात है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है, तो ये सेकेंडरी सेक्टर हो सकता है। तो इसमें 2 ही सही है, 1 2 और 1 4। तो उपयुक्त तत्वों में से कर रहा है कितने सुमेलित हैं? तो 2 और 4, यानी कि केवल 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी केवल 5 नंबर का 2 बी होगा आपका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। कहता है निम्नलिखित सामग्रियों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से किसका उपयोग संधारणीय विमानन ईंधन, संधारणीय का मतलब होता है सस्टेनेबल, यानी कि जिसमें जो इको फ्रेंडली फ्यूल है, एटीएफ के द्वारा जो है, जो जिस विमान से आप यात्रा करते हैं उनमें जो फ्यूल डाला जाता है, उसका जो जिससे वो विमान चलता है, जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल डीजल डालते हैं, तो वो संधारणीय हो, यानी कि सस्टेनेबल हो, ठीक है, इको फ्रेंडली हो, उसकी बात कर रहा है। तो संधारणीय विमान ईंधन के उत्पादन के लिए फीड स्टॉक के रूप में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्या कृषि अपशिष्ट का कर सकते हैं, मक्का के दाने का अपशिष्ट, जल शोधन का, कास्ट मिल अपशिष्ट का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चारों का हम प्रयोग कर सकते हैं। कृषि अपशिष्ट और मक्का के दाने से एथेनॉल निकाल सकते हैं, अपशिष्ट जल शोधन अपवंग का भी कर सकते हैं, और कास्ट मिल से जो है, जो लकड़ी के मिल होते हैं उससे जो अपशिष्ट मिलते हैं उससे भी हम कर सकते हैं। इन चारों से जो है हम ऐसे फ्यूल बना सकते हैं जो सस्टेनेबल हो, इको फ्रेंडली हो, तो हम चारों का प्रयोग कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, और कह रहा है कि उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं। ये सारे कुछ प्रश्न जो आप देख रहे हैं, ये सारे कंसेप्चुअल प्रश्न है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न को अभी हम कर रहे हैं। ये कंसेप्चुअल प्रश्न है, ये डायरेक्टली जो आप बुक पढ़ते हैं उस बुक में डायरेक्टली कहीं जरूरी नहीं है कि आपको मिले। ये आपका अंडरस्टैंडिंग कैसा है, आपने चीज़ों को जो पढ़ा है तो कितना ज़्यादा चीज़ों को समझ पाते हैं। तो ये समझ आधारित प्रश्न है, कंसेप्चुअल बेस्ड प्रश्न है, इसलिए प्रश्न थोड़े से टफ हो जाते हैं। यदि आप अच्छे से पढ़े हैं, आपने स्टडी अच्छे से किया है, आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यदि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, केवल फैक्ट्स जो है उस पर आप फोकस करते हैं, तो इन प्रश्नों को करने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो आते हैं हम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक तरफ वस्तु और दूसरी तरफ कैटेगरी दे रखा गया है, और कैटेगरी में लिखा है 2 तरह की पूंजी, एक स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी क्या होती है। स्थिर पूंजी का मतलब होता है, ठीक है, स्टेबल कैपिटल का मतलब होता है, स्थिर पूंजी का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी चीज़ जिसका बार बार प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी में हम यूज कर सकते हैं। एक बार यूज किया, फिर से दोबारा प्रोडक्शन करना हो तो फिर से हम उसका यूज करते हैं। और कार्यशील पूंजी जो होती है वो भी जो है उत्पादन में लगी होती है, लेकिन एक बार यूज होने के बाद दोबारा से हम उसको रीयूज नहीं कर सकते। ऐसी पूंजी को हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। एक बार आपने यूज किया, अब वो चीज़ खत्म हो गई, फिर से जो आपको वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो किसान का जो हल होता है, एक बार किसान ने अगर हल बना लिया तो ऑब्वियसली कोई स्थिर पूंजी है, उससे 10 वर्ष तक जब तक वो टूटेगा नहीं हल, तब तक वो जो है हल से जुताई होता रहेगा। तो किसान का हल होना चाहिए स्थिर पूंजी, ये लिख रखा है कार्यशील पूंजी, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, कंप्यूटर को स्थिर पूंजी बताया है, बिल्कुल सही है। एक बार आपने लैपटॉप कंप्यूटर खरीदा तो 5 साल 10 साल जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक आप उसका यूज कर सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत, तो ये सूत होना चाहिए था कार्यशील पूंजी। वर्किंग कैपिटल होना चाहिए था, तो इसे लिख रखा है स्थिर पूंजी, क्योंकि एक बार आपने वीविंग में उसका प्रयोग कर लिया तो उस सूत का प्रयोग आप नहीं कर सकते, फिर से दूसरा सूत का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद पेट्रोल को लिख रखा है कार्यशील पूंजी, तो पेट्रोल कार्यशील पूंजी होगा, क्योंकि व्हीकल्स में आपने पेट्रोल डाला, आपने काम किया, पेट्रोल आपका समाप्त हो गया, फिर से जाकर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डालेंगे, ना कि एक ही बार पेट्रोल डाल दिया और 10 साल तक यूज करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे स्थिति में ये कार्यशील पूंजी है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ ही देख सकते हैं आपका 2 नंबर और 4 नंबर ये 2 सही है, बाद बाकी 2 मैच नहीं कर रहे हैं। तो उपयुक्त में से कितने सही हैं, तो केवल और केवल 2 सही है, यानी ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पर आते हैं। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या वाक्यांश का उपयोग 3D यानी कि वर्चुअल जो वर्ल्ड होता है उसकी बात कर रहे हैं, दुनिया के एक, ठीक है, इंटर ऑपरेबल नेटवर्क, जिसे ऐसे लाखों लोग प्रयोक्ताओं द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है, जो कि वर्चुअल वस्तुओं पर, ठीक है, वर्चुअल वस्तु जो इसका फिजिकल एक्सेस नहीं है, ऐसे वस्तु को वर्चुअल वस्तु कहते हैं। ठीक है, संपत्ति के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, को द्योतित करने वाला, यानी इसको जो है सिंबॉलिक रूप से जो द्योतित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप से किया जा सकता है। इसमें कौन से 4 ऑप्शन है, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्रिप्टोग्राफी, मेटावर्स और वर्चुअल मैट्रिक्स। मैं आंसर बता देता हूँ, आंसर है आपका सी, मेटावर्स। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि वर्चुअल संपत्ति क्या होता है। तो देखते होंगे कि आप जो है आज जो फिजिकल करेंसी बटुए में रखते हैं, जो 10 का 50 और 100 200 जो भी नोट आप रखते हैं, तो वो फिजिकल करेंसी होता है। जबकि दूसरी ओर जो आप बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की अगर बात कर ले, या फिर जो वर्चुअल करेंसी की बात करें, तो वो किसी बटुए में संग्रहित नहीं रख सकते हैं, उसका फिजिकल जो है एक्सेस नहीं होता है। तो ऐसा कोई भी एसेट जिसको आप नहीं रख सकते हैं, फिजिकली जो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो सारा वर्चुअल जो है प्रॉपर्टी माना जाता है। और उसके लिए जो है उसको मेटावर्स के नाम से जो है सर्वाधिक उपयुक्त चीज़ है उसके लिए है वो मेटावर्स है। ठीक है, इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं, मेटावर्स का इसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी।